गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे की जो अपन ने वीडियो देखी थी, पीछे की जो क्लास थी, उसमें अपन ने रैंकिंग टेस्ट के नॉर्मल क्वेश्चन किए थे। आज अपन चलेंगे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन में। देखो, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उससे रिलेटेड आपको 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जो उस बच्चे का कमेंट आया था, उस कमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आया है कि भाई आप लेंथी क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, आराम से बिल्कुल डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में राम का ऊपर से 30वां स्थान, लड़कों में ऊपर से 15वां स्थान, राधा का कक्षा में, एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ लगा लो, कक्षा में, राधा का कक्षा में ऊपर से 25वां स्थान तथा लड़कियों में ऊपर से 20वां स्थान। राम का लड़कों में नीचे से 20वां तथा पूरी कक्षा में नीचे से 35वां स्थान है। तो अब इससे रिलेटेड एग्जामिनर ने आपको 5 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, दूसरा कक्षा में लड़कों की संख्या, तीसरा कक्षा में लड़कियों की संख्या, चौथा राम के नीचे लड़कियों की संख्या, पांचवा राधा के नीचे लड़कों की संख्या। अब देखिए, आपको एक बात बता देता हूं कि प्रश्न में कक्षा की, लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग चर्चा हुई है। पूरी कक्षा में कक्षा की, लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग चर्चा हुई है। तो एक साइड में तो मैं बात करूंगा कक्षा की, एक साइड में मैं बात करूंगा लड़कों की और एक साइड में बात करूंगा लड़कियों की। आगे बात समझ में। अब देखिए, आप 2-3 बात पहले क्लियर कर लो कि अगर आपको कक्षा में टोटल बच्चे निकालने हैं तो आपको कक्षा में एक आदमी ऐसा पकड़ना है कि उसकी कक्षा में ऊपर और नीचे दोनों सिरों से रैंक पता हो। इस प्रश्न में ऐसा व्यक्ति देखो जिसकी चर्चा कक्षा में ऊपर और नीचे दोनों ओर से हुई है। तो ध्यान से देखिए, राम का कक्षा में ऊपर से 30वां स्थान तथा नीचे आ जाओ, राम का लड़कों में नीचे से, ये तो लड़कों में हो रही है, उसने क्या कहा, तथा पूरी कक्षा में नीचे से 35वां स्थान। चलो आपके अकॉर्डिंग मैं एक बार इस क्वेश्चन को लेता हूं कि एक कक्षा में राम का ऊपर से 30वां स्थान, यहां कक्षा की बात हो रही है। ये मान लो राम बैठा है, कौन बैठा है, राम। राम ऊपर से कौन सा था, 30वां। तो इसका मतलब राम के ऊपर कितने, 29 बच्चे। राम को अलग रखना है, ये ध्यान रखना है। कैंडिडेट को अलग रखो, उसके ऊपर अलग रखो, नीचे अलग रखो। राम 30वें नंबर पे था। राम कितने नंबर पे था, 30वें पे। तो राम के ऊपर कितने, 29। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलो। तथा लड़कों में ऊपर से 15वां। अब लड़कों में सिर्फ लड़कों की चर्चा होगी और लड़कियों में सिर्फ लड़कियों की, लेकिन कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों की चर्चा होगी। लड़कों में राम ऊपर से 15वें नंबर पे, ये लड़के हैं, इन लड़कों में ये राम है। ये ऊपर से कौन से नंबर पे था, 15वें नंबर पे। इसका मतलब इसके ऊपर कितने बच्चे थे, 14 बच्चे थे। यहां तक किसी बच्चे के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करता हूं मैं लड़कियों की। तो लड़कियों में जब अपन पहले बात करते हैं तो राधा का जिक्र आता है। राधा कक्षा में ऊपर से 25वें नंबर पे। कहां है, कक्षा में है जनाब, ये देख लेना कहां है, कक्षा में है ना। कक्षा का जिक्र यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा। कक्षा में राधा जो है वो ऊपर से 25वीं है। तो ये मैं राधा मान लेता हूं कि भाई राधा यहां बैठी थी। ये राधा ऊपर से 25वें नंबर पे थी, तो इसका मतलब राधा के ऊपर कितने बच्चे, 24 बच्चे। अब इन 24 बच्चों में लड़के भी शामिल है, लड़कियां भी शामिल है। राम के ऊपर जो 29 बच्चे थे उसमें लड़के भी शामिल है और लड़कियां भी शामिल है। पूरी कक्षा में जो थी ये 25वें नंबर पे थी। चलो काम हो गया। आगे देखो, लड़कियों में ऊपर से 20वां स्थान है, किसका, राधा का। किस में, लड़कियों में। तो लड़कियों में ये 20वें नंबर पे थी, कौन है, राधा। तो राधा के ऊपर कितनी लड़कियां थी, 19। एक बात ध्यान रखना है कि ये 14 जो हैं वो सिर्फ क्या हैं, लड़के। ये 19 जो हैं वो सिर्फ क्या हैं, लड़कियां। ये जो 29 और 24 हैं, इन दोनों के अंदर लड़के
प्लस लड़कियां, दोनों मिक्स है, ध्यान रख लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का है। आगे अपन बात करते हैं। आगे फिर किसका जिक्र हुआ? राम का। राम लड़कों में नीचे से 20वां है। देखिए यहां राम का ऊपर से पता था, नीचे से नहीं पता था। नीचे से अगले ने अब बता दिया कि लड़कों में ये राम नीचे से कौन सा था? 20वां। तो ये राम बैठा है, ये नीचे से कौन से नंबर पे? 20 नंबर पे। इसका मतलब इसके नीचे कितने बच्चे लड़के हुए? 19। कितने लड़के हुए? 19। पूरी कक्षा में राम का स्थान नीचे से 35वां, ये राम ही है ना, और इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? पूरी कक्षा में। तो ये कक्षा में चर्चा हो रही है। पूरी कक्षा में इसी राम का नीचे से 35वां स्थान, तो नीचे से 35वां, इसका मतलब इसके नीचे कितने बच्चे? 34 बच्चे। ये डेटा अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, एक बार दोबारा समझ लो कि राम का कक्षा में ऊपर से 30वां, तो ये राम बैठा, राम के ऊपर 29 पूरी कक्षा में। लड़कों में ऊपर से 15वां, तो लड़कों में ये राम था, राम के ऊपर कितने लड़के? 14 लड़के। फिर जिक्र आया राधा का कि राधा का कक्षा में ऊपर से 25वां, तो कक्षा में यहाँ राधा बैठी 25वां था, तो इसके ऊपर कितने लड़के बच्चे हो गए? 24। लड़कियों में ऊपर से 20वां, तो लड़कियों में राधा का ये 20वां था, तो राधा के ऊपर 19 लड़कियां हो गई। फिर वापस राम का जिक्र आया कि राम लड़कों में नीचे से 20वां, तो ये लड़के हैं। लड़कों में 20वां था, तो राम के नीचे 19, क्योंकि राम तो पहले से ही बैठा है। पूरी कक्षा में राम का नीचे से 35वां स्थान था, तो पूरी कक्षा में राम यहाँ पहले बैठा था, इसके नीचे कितने हो गए? 34 बच्चे हो गए। अब एक बात देखिए, यहाँ चर्चा पूरी कक्षा की हो रही, यहाँ चर्चा पूरी। अब यहाँ से मैं कक्षा में टोटल बच्चे कितने थे उस बात का पता लगा सकता हूँ। कैसे? क्योंकि इस राम की स्थिति मेरे को दोनों ओर से पता लग गई कि ये राम है, राम के ऊपर 29 बच्चे हैं, नीचे 34 बच्चे हैं। तो 29 बच्चे तो ऊपर, कुल की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कुल की, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो राम के ऊपर कितने? 29, नीचे कितने? 34, और एक राम खुद, तो कितने हो गए? 29 और 1 30, 30 और 34 कितने? 64 बच्चे। यानी कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं? 64। आगे बात समझ में। अब एक बात और ध्यान से देखिए, अगर इस कक्षा में या तो मेरे को टोटल लड़कों का पता लग जाए या टोटल लड़कियों का पता लग जाए। लड़के वाले डायग्राम पे आओ। लड़के वाले डायग्राम पे ये जो राम है, इसकी दोनों ओर से स्थिति पता लग रही है कि राम के ऊपर 14 लड़के, राम के नीचे 19 लड़के और एक राम खुद। तो अगले ने यही पूछा कि कक्षा में लड़कों की संख्या। तो देखो राम के ऊपर कितने लड़के? 14 लड़के। राम के नीचे कितने लड़के? 19, और एक राम खुद। तो 19 और 1 20, 20 और 14 34। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 34। अब एक बात बताइए, आप अपनी कक्षा में टोटल 64 स्टूडेंट हैं। आपकी जो कक्षा है उसमें टोटल 64 हैं, और इस 64 में लड़के कितने हैं? 34। तो बाकी जो बच गई वो लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी? तो 64 में से 34 लड़कों को माइनस करेंगे तो पीछे लड़कियां बचेगी। तो 64 में से 34 माइनस किया, इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी बची? 30 बची। तो 3 प्रश्नों का उत्तर अपने सामने आ गया कि कुल विद्यार्थी 64, लड़के 34। 64 में से 34 माइनस किया तो लड़कियां कितनी? 30। अब आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसने कहा कि राम के नीचे लड़कियों की संख्या, राम के नीचे लड़कियों की संख्या। देखिए, एक तो हो रहा है राम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, और एक राम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। यहाँ पे तो राम के नीचे टोटल बच्चे बताए जा रहे हैं, और यहाँ राम के नीचे सिर्फ लड़के बताए जा रहे हैं। एक बात बताओ, आपकी मान लो क्लास में रैंक है, पूरी क्लास में अगर देखें तो आपसे नीचे 40 बच्चे हैं, लेकिन अगर लड़कों में देखें तो आपसे नीचे 10 लड़के हैं, तो बाकी जो 30 बच गई वो लड़कियां ही हैं। वैसी बात यहाँ है कि अगर राम के नीचे टोटल बच्चे देखे जाएं तो कितने थे भाई? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं एक बार नीचे कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना।
राम के नीचे अगर टोटल बच्चे देखे जाएं पूरी कक्षा में तो कितने थे? 34। राम के नीचे अगर टोटल बच्चे देखे जाएं तो कितने थे? 34। और राम के नीचे अगर लड़के देखे जाएं तो कितने थे? 19। तो 34 बच्चों में से अगर 19 लड़कों को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो पीछे जो बचेगी वो लड़कियां होंगी। इसका मतलब इसके नीचे कितनी लड़कियां थी? 15 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 15। राम के नीचे टोटल बच्चे 34, राम के नीचे लड़के 19, तो 34 माइनस 19 कितने बच गए? 15 लड़कियां बच गई। आगे बात समझ में। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा के नीचे लड़कों की संख्या। अब एक बात बताओ, राधा के नीचे यहां भी टोटल बच्चे पता नहीं है और राधा के नीचे यहां लड़कियां भी पता नहीं है, तो वापस क्वेश्चन में बैक आओ। देखो क्वेश्चन में टोटल बच्चे कितने थे? 64। 64 में राधा तक कितने बच्चे बैठ गए? 25 बच्चे बैठ गए। 24 राधा के ऊपर और 1 राधा। 64 में से कितने बैठ गए? 25 बच्चे बैठ गए। पीछे कितने बचे? देखो 5, 30, 60 और 4, यानी अगर देखा जाए तो 39 स्टूडेंट बच गए। कितने स्टूडेंट बच गए? 39। इसका मतलब पूरी कक्षा में राधा के नीचे कितने बच्चे थे? 39 थे। कारण टोटल 64 थे, राधा तक 25 बैठ गए, तो बचेंगे वो राधा के नीचे ही बैठेंगे। ऐसे ही लड़कियों में आओ, लड़कियां टोटल कितनी थी? 30। लड़कियां टोटल कितनी थी? 30। 30 लड़कियों में राधा कौन से नंबर पे थी? 20वें नंबर पे, क्योंकि 19 लड़कियां राधा के ऊपर थी, 20वें नंबर पे राधा खुद बैठी थी। खुद को मत भूल जाना। तो 30 में से 20 लड़कियां बैठ गई, पीछे कितनी बची? 10। वो लड़कियां कहां बैठेगी? राधा के नीचे बैठेगी। तो अब अपना डेटा आ गया कि राधा के नीचे टोटल बच्चे कितने? इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहां हो रहा है। राधा के नीचे टोटल बच्चे थे 39, 39 बच्चे थे। उन 39 बच्चों में से राधा के नीचे लड़कियां कितनी थी? 10। तो लड़के कितने बचे? 29। नॉर्मली बात समझ लो, अगर किसी लड़के के नीचे बच्चों की संख्या पूछी जाए तो ये देख लो कि पूरी क्लास में उसके नीचे कितने हैं, उसमें से लड़कों का माइनस करोगे तो लड़कियों का बच जाएगा। या लड़की का पूछे तो लड़की में ये देख लो कि टोटल कक्षा में उसके नीचे कितने हैं और उसके नीचे लड़कियां कितनी हैं, तो उस टोटल में से लड़कियां माइनस कर दोगे तो उसके नीचे बचेंगे वो लड़के आ जाएंगे। आगे बात समझ में। ये था पजल्ड टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रफ कॉपी में करने की कोशिश करना दोबारा से, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे की समस्या आई तो आप वीडियो पे कमेंट करके बता देना, मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा दूंगा आगे। हालांकि इसके बाद अपन एक ऐसा प्रश्न और करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन और क्या बनता है। राधा की पूरी कक्षा में नीचे से रैंक, या दूसरा क्वेश्चन बनता है राधा की लड़कियों में नीचे से रैंक। 2 प्रश्न बनते हैं कि राधा की पूरी कक्षा में नीचे से रैंक और राधा की लड़कियों में नीचे से रैंक। देखिए पूरी कक्षा वाले डायग्राम पे आइए, ये पूरी कक्षा का डायग्राम था। किसकी चर्चा हो रही है? राधा की। ये कौन बैठी है? राधा। अपने माइंड में क्लियर है कि राधा के ऊपर बच्चे हैं 24, नीचे बच्चे हैं 39। राधा की रैंक पूछी है कहाँ से? नीचे से। तो मैं यहाँ से काउंट करके चलूंगा तो 39 बच्चे तो ये काउंटिंग में आएंगे और अगले नंबर पे राधा आएगी, तो 39 से अगला 40। इसका मतलब पूरी कक्षा में इसके नीचे से कौन सी रैंक थी? 40वीं रैंक थी। इसमें क्या पूछा कि राधा की लड़कियों में नीचे से रैंक। यहाँ किस में पूछी है? लड़कियों में नीचे से रैंक। तो ये रही लड़कियां, ये रही राधा, कि राधा के ऊपर 19, राधा के नीचे 10। तो नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 10 लड़कियां काउंटिंग में ये आएगी और 10 से अगले स्थान पे कौन आएगी? राधा आएगी। तो 10 से अगला स्थान यानी कौन से नंबर पे आएगी? 11वें नंबर पे, ठीक है। 7 क्वेश्चन इस बड़े क्वेश्चन से बन सकते हैं। ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था उसी पे निर्भर है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ताकि आपकी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस थ्योरेटिकल पोर्शन में और हो जाए। देखिए एक कक्षा में मोहन का ऊपर से 35वां, लड़कों में उसका 16वां। देखिए यहाँ अब नाम नहीं लिखा है कि लड़कों में किधर से है, लड़कों में 16वें स्थान पे है।
याद रखना, अगर कहीं रैंक में ये नहीं दिया गया हो कि रैंक ये ऊपर से है या नीचे से है, तो वहाँ रैंक हमेशा ऊपर से मानी जाती है। अरे भाई नॉर्मल वे में आप कहते हो कि क्लास में मेरी 4थी रैंक है, तो बेसिकली आप ऊपर से रैंक बताते होंगे, नीचे से थोड़ी बताते हैं, है ना। वैसे मेरे जैसा हो तो नीचे से भी बता दे, कोई बात नहीं है, लेकिन रैंक हमेशा ऊपर से बताई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक साइड में जिक्र होगा कक्षा का, पूरी क्लास का, एक जगह जिक्र होगा लड़कों का, ओनली लड़कों का, और एक जगह जिक्र होगा ओनली लड़कियों का। आगे बात समझ में, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से समझना। प्रश्न ने कहा कि कक्षा में मोहन, नाम पकड़ो, एक तो मोहन और एक सुनीता, दो बंदों की चर्चा यहाँ हो रही है। कक्षा में मोहन ऊपर से 35वें स्थान पे, तो ये मैंने मोहन माना, मोहन 35वें नंबर पे था, इसका मतलब इसके ऊपर कितने 34, ठीक है 34 ऊपर है, ये 35वें पे है। फिर आगे चलो, लड़कों में 16वें स्थान पर, तो इसका मतलब ये मान लो लड़कों में मोहन था, 16वें स्थान पे था, तो इसके ऊपर कितने लड़के हो गए 15 लड़के। अब चलो मोहन का जिक्र यहाँ समाप्त हुआ, किसका जिक्र स्टार्ट हुआ सुनीता का। उसी कक्षा में सुनीता ऊपर से 28वीं, सुनीता जो थी वो ऊपर से कौन से नंबर पे थी 28वीं, तो मान लो ये सुनीता है, ये 28वीं है, तो इसके ऊपर कितने बच्चे हो गए 27, क्योंकि कक्षा की बात चल रही है तो यहाँ लड़के लड़कियां नहीं है, टोटल बच्चे हैं। ठीक है, इसी सुनीता का आगे फिर जिक्र है, तथा लड़कियों में 15वें स्थान पे, तो लड़कियों में ये कौन से स्थान पर है 15 पे, तो इसका मतलब इसके ऊपर लड़कियों की संख्या कितनी 14। देखिए आप कैंडिडेट को अलग रखिएगा, ऊपर नीचे संख्या ज्ञात कर लेना, बाकी कैंडिडेट को अलग, जैसे इसके ऊपर 34 ये 35 पर, इसके ऊपर 27 ये 28 पर, इसके ऊपर 15 ये 16 पर, इसके ऊपर 14 तो ये 15 पर। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। इसने कहा कि मोहन लड़कों में नीचे से 15वें स्थान पर, ये मोहन जो है ये लड़कों में कौन से स्थान पर है, नीचे से 15वें स्थान पर है। एक ठीक है, अब देखिए ये मोहन बैठा है लड़कों में नीचे से 15वें स्थान पर है, मोहन ये है ना, नीचे से कौन से स्थान पर 15वें स्थान पर, तो इसका मतलब इसके नीचे कितने लड़के हुए 14 लड़के हुए, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। फिर इसने क्या कहा, पूरी कक्षा में नीचे से 41वें स्थान पर, तो यहाँ पूरी कक्षा की जिक्र हो रही है, नीचे से कौन से स्थान पर 41वें स्थान पर, तो ये 41 पर तो खुद था, इसका मतलब इसके नीचे कितने हैं 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 40। अब अपन एक एक क्वेश्चन का निर्णय करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ कुल विद्यार्थियों की, तो कुल का मतलब कक्षा की, तो कक्षा में किसी कैंडिडेट की दोनों ओर से रैंक पता है क्या, बिल्कुल पता है मोहन की, कि मोहन के ऊपर बच्चे कितने 34, मोहन के नीचे बच्चे कितने 40 और एक मोहन खुद, तो 34 और 40 74 और एक 75। कक्षा में जनाब टोटल बच्चे कितने हैं 75। फिर इसने कहा कक्षा में कुल लड़के, देखो लड़कों में आ जाओ, लड़कों में भी मेरे को मोहन की दोनों ओर से स्थिति पता है कि लड़कों में मोहन के ऊपर कितने लड़के थे 15 लड़के, मोहन के नीचे कितने लड़के हैं 14 लड़के, और एक मोहन खुद हो गया, तो 15 और 14 29 1 30, यानी कक्षा में लड़के कितने 30। अब आगे किसका जिक्र होता है, कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या, आपकी क्लास है टोटल बच्चे उसमें 75 हैं, लड़के उसमें 30 हैं, और आपसे कोई आके पूछ ले कि भाई आपकी क्लास में लड़कियां कितनी हैं, तो आप यही तो करोगे ना, पूरी क्लास में से लड़कों को माइनस कर दोगे, तो पूरी क्लास में 75, लड़के कितने 30, 75 में से 30 माइनस किया, पीछे कितना बचा 45, यानी कक्षा में लड़कियां कितनी 45। अब एक बात बताओ, कक्षा में टोटल लड़कियां कितनी 45। ये जो लड़की थी सुनीता, ये कौन से नंबर पे थी, इसके ऊपर 14 बच्ची थी, ये 15वें नंबर पे थी, तो इसका मतलब सुनीता तक जो है 15 लड़की बैठ चुकी। 45 में से कितनी लड़कियां बैठ गई 15 लड़कियां बैठ गई, पीछे कितनी बची 30 लड़कियां, वो कहाँ बैठेगी फिर, इसके नीचे ही बैठेगी कि नहीं बैठेगी, हो गया काम खत्म।
फिर जो डेटा अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लो। इसकी यहाँ नीचे से रैंक नहीं पता है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। किसका जिक्र हो रहा है? कक्षा का। कक्षा में टोटल कैंडिडेट कितने? 75। टोटल कैंडिडेट कितने? 75। 75 में से ये कौन से नंबर पे थी? 27 इसके ऊपर थे, यानी ये 28 नंबर पे थी। कितने नंबर पे थी? 28 पे। तो 75 में से कितना माइनस करना है? 28। कई बच्चे गलती करते हैं माइनस में भी, तो देखिए घबराना नहीं है। 75 में से 5 माइनस किया, 70 बचा, तो 5 कम तो हो गया। अब कितना और कम करना है? 23। 3 और कम कर दो, कितना बचा? 67। फिर 23 में से 3 और कर दिया, कितना बचा? 20। 20 और कम कर दो, कितने बचे? 47। कितने बचे? 47। यानी फिर इसके नीचे कितने बच्चे बैठेंगे? 47, क्योंकि टोटल 75 थे। 75 में से ये 28 पे थी, तो 75 से 28 माइनस कर दिए, तो जो बचे वो इसके नीचे बैठेंगे। अब मेरे क्वेश्चन का डेटा कंप्लीट है कि मोहन के ऊपर टोटल 34 बच्चे, ये सुनीता थी, इसके ऊपर टोटल 27 बच्चे, यहाँ इसके ऊपर लड़के, यहाँ इसके ऊपर लड़कियाँ। इस क्वेश्चन में किसकी चर्चा हुई है? मोहन की। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए इसने कहा मोहन के नीचे लड़कियों की संख्या, तो यहाँ एक तो यहाँ पे है मोहन और एक यहाँ पे है मोहन। यहाँ तो मोहन के नीचे टोटल बच्चों का पता लग रहा है और यहाँ मोहन के नीचे लड़कों का पता लग रहा है। तो टोटल में से लड़कों की संख्या को माइनस कर दो कि मोहन के नीचे टोटल बच्चे कितने? 40। मोहन के नीचे लड़के कितने? 14। तो 40 में से 14 माइनस किए, इसका मतलब लड़कियां कितनी बची? 26। ठीक है। इससे आगे ऐसा ही क्वेश्चन है कि सुनीता के नीचे लड़कों की संख्या। तो देखिए सुनीता का एक तो यहाँ चर्चा हुई है और एक सुनीता की यहाँ चर्चा हुई है। यहाँ तो सुनीता के नीचे टोटल बच्चे हैं, यहाँ सुनीता के नीचे टोटल लड़कियाँ हैं। तो टोटल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर दो, लड़के बच जाएंगे। तो टोटल कितने थे? 47 माइनस लड़कियां कितनी थी? 30। तो कितने बचे? 17। तो सुनीता के नीचे लड़कों की संख्या कितनी हुई? 17। एक देखिए कि सुनीता के नीचे से रैंक भी पूछ सकता है, तो पूरी कक्षा में पूछे तो 47 और 1 48, और लड़कियों में पूछे तो 30 और 1 31। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो वहां पे 2 से 3 प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा। ठीक है। ज्यादातर ये जो प्रश्न है ये एसएससी 10+2 और बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। आगे बात समझ में। ये प्रश्न जो था ये पिछली बार एमबीए के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ इनमें नंबरिंग का चेंजमेंट होता है, बाकी लैंग्वेज का चेंजमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। एसएससी 10+2 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये रैंकिंग टेस्ट की अपनी अगली टाइप है। पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाषा से संबंधित एक प्रश्न रैंकिंग में पूछा जाता है। देखिए यहाँ कहीं भी रैंक के जिक्र नहीं है कि ऊपर से 5वां है, 6ठा है, 7वां है। सिर्फ ये बताया गया कि ये इसके ऊपर है या इसके नीचे है। 5 किताबें हैं, ABCDE। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो है वो एक को दूसरे से कनेक्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा डेटा अपने पास होंगे क्वेश्चन अपना उतना ही इजी बन जाता है। कई बार क्या होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग का क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। याद रखना रैंकिंग और सिटिंग और पजल, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि क्वेश्चन जितना बड़ा होगा, जितने ज़्यादा डेटा आपके पास होंगे वह क्वेश्चन उतना ही ईजी रहता है, क्योंकि डेटा ही एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं। देखिए ए को ई के नीचे सबसे पहला कथन था कि 5 पुस्तकें रखी हुई हैं, एक मेज पे रखी हुई है। ए को ई के नीचे, तो मान लेते हैं कि ये अपनी मेज है। इसने कहा कि ए को ई के नीचे, तो ये मैंने एक पुस्तक बनाई यहाँ पे। ठीक है, ये ए बना दिया। ए को किसके नीचे रखा? ई के नीचे, तो ये ई बन गया। ठीक है। अब देखिए आगे कहीं स्टेटमेंट में ए और ई का जिक्र है क्या? अब कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सी डी को लेके बैठ जाएंगे कि सी को डी के ऊपर रखा गया है, सी को डी के ऊपर। अब बताओ, चलो सी और डी तो ऊपर नीचे हो गए, लेकिन वो ई और ए से कैसे कनेक्ट होंगे? तो वहां आपकी दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। तो एक बार इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न ए की चर्चा हुई है और ना
ई की, और यहाँ पे मेरे पास ना सी है ना डी। इससे आगे आ जाइए। इससे जब मैं आगे आया तो इसने लिखा कि बी को ए के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बी को किसके नीचे, ए के नीचे रख दिया, डी को ई के ऊपर, डी को किसके ऊपर रख दिया, ई के ऊपर रख दिया। और अब वापस उस पे जाइए कि सी को डी के ऊपर, ये लो जी सी को किसके ऊपर रख दिया, डी के ऊपर। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, ए किससे कनेक्ट था, ई से, फिर बी किससे कनेक्ट हुआ, ए से, डी किससे कनेक्ट हुआ, ई से, और सी किससे कनेक्ट हो गया, डी से। तो इस प्रश्न में आपको अगर कोई डेटा बाय द वे बीच में अगर वो उस चीज की चर्चा कहीं डायग्राम में नहीं हो रही है तो आपको उस डेटा को एक बार छोड़ देना है। ऐसा ही अपन सीटिंग अरेंजमेंट में करेंगे। अगर ए बी सी डी की चर्चा यहाँ हुई नहीं है तो उस डेटा को अपन छोड़ेंगे, लास्ट में वो जाके अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसने क्या पूछा था कि कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, तो ये पता आपको है कि सबसे नीचे वाली जो पुस्तक होगी वो मेज के तल को स्पर्श करेगी। तो मेज के तल को कौन सी पुस्तक स्पर्श करेगी, बी स्पर्श करेगी। आगे बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना लंबा नारियल का वृक्ष है, आम का वृक्ष उतना लंबा है जितना लंबा नारियल का, केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा, केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा, अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा, अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा, लेकिन आम के वृक्ष से लंबा, लेकिन आम के वृक्ष से लंबा, तो इनमें सबसे लंबा कौन है? हाँ जी, ये अपना आगे का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बार डेटा अपर्याप्त की स्थिति भी बनती है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। एक बात ध्यान से समझिए, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ता हूँ, दूसरी चीज आपको बताता हूँ। मैंने कहा राम श्याम से बड़ा है, दूसरा डेटा मैंने कहा मोहन श्याम से बड़ा है। ये अपने पास दो कथन है कि राम श्याम से बड़ा है, मोहन श्याम से बड़ा है। दोनों देखने में बिल्कुल ही है कि ये जो राम है ये भी श्याम से बड़ा और मोहन है वो भी श्याम से बड़ा। तो ये मेरा श्याम था, श्याम से राम भी बड़ा हो गया और श्याम से मोहन भी बड़ा हो गया। अब डेटा अपर्याप्त की स्थिति कहाँ बनती है? अब मेरे को ये पता है कि राम भी श्याम से बड़ा है और मोहन भी श्याम से बड़ा है। चलो ये बात तो क्लियर होगी कि ये दोनों ही श्याम से बड़े हैं, परंतु ये अभी क्लियर हुआ क्या कि इन दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है।
आपके सामने दो आदमी खड़े हैं, आपने कहा ये भी मेरे से बड़ा है, ये भी मेरे से बड़ा है, चलो ये तो पता लग गया कि दोनों ही आपसे बड़े हैं, लेकिन उन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा इस बात का निर्धारण नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में लगते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं। परंतु अभी इस क्वेश्चन में अपनी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन का जो जिक्र है, उस क्वेश्चन में जो बात आई है उसकी अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना नारियल का। इसका मतलब आम का और नारियल का जो वृक्ष है ये दोनों वृक्ष बराबर हैं। अब देखिए कि आप ये देखेंगे कि कहीं आम और नारियल की जिक्र हो रहा है या नहीं। यहाँ केले का, खजूर का, यहाँ अमरूद का, केले का, यहाँ लास्ट में जाके किसकी चर्चा हुई? आम की। किसकी चर्चा हुई? आम की। क्या कहा कि अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से तो छोटा है लेकिन आम के वृक्ष से लंबा। तो आम के वृक्ष से लंबा कौन हुआ? अमरूद। कौन हुआ? अमरूद। कि जो अमरूद था वो केले से तो छोटा था लेकिन आम से लंबा। तो आम से लंबा कौन हुआ? अमरूद। यही अमरूद का वृक्ष केले से छोटा है। तो अमरूद किससे छोटा है? केले से। अब एक बार यहाँ देखिए, केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा, तो जनाब केले से, केला किससे छोटा है? खजूर से छोटा। तो 1 2 3 4 5, कहीं बच तो नहीं गया कोई? देखिए नारियल आ गया, केला आ गया, अमरूद की चर्चा, कौन बचा? खजूर भी आ गया, तो कोई नहीं बचा। 5 ही थे। कौन कौन से भाई? आम, नारियल, केला, खजूर, अमरूद। अमरूद भी आ गया। इसका मतलब अभी अपने सारे वृक्ष आ गए। तो इसने क्या पूछा कि इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन सा है? खजूर। यहाँ बच्चे की दिक्कत बस डेटा कनेक्ट करने वाली आएगी। सबसे पहले चर्चा हुई थी आम और नारियल की। ये देख लो आम और नारियल की, और कहाँ चर्चा हो रही है? लास्ट में आके हुई थी। आम से कौन कनेक्ट हुआ? अमरूद। अमरूद से केला, केला, नारियल, केले का वृक्ष किससे कनेक्ट हुआ? खजूर से कनेक्ट हो गया। तो डेटा को आपस में जोड़ना सीखो। अगर कोई फालतू का डेटा बीच में आ रहा है जो भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, फालतू का वैसे डेटा कोई होता नहीं है, लेकिन बाय द वे जो कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी क्वेश्चन से, उस डेटा को आपको छोड़ देना है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एज से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे किसी की एज अपने को फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ अपने को बड़ा और छोटा देखना है। एक बात आप समझिए कि स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करना आना चाहिए। आपने कहा सर आपकी आयु मेरी आयु से दुगुनी है, या मैंने कहा कि आपकी आयु मेरी आयु से दुगुनी है, तो मेरी आयु आपकी आयु का आधा हुई कि नहीं हुई? भाई एक ए था और एक था बी। ए ने कहा कि बी की आयु ए से दुगुनी है, बी की आयु ए से दुगुनी है, तो ए की आयु बी की आधी हुई कि नहीं हुई? आगे बात समझ में? या फिर अपन यहाँ पे एज मान के चल लेंगे। क्या कर लेंगे? मान के चल लेंगे कि बी की आयु ए की आयु से दुगुनी। तो ये मैंने ए माना और ये माना बी। इसने कहा कि बी की जो आयु है वो ए की आयु से दुगुनी, तो ए की आयु मैंने 10 मानी। ए की आयु मैंने कितनी मानी? 10। तो बी की दुगुनी है ना, बी की आयु ए की आयु से दुगुनी, तो 10 का दुगुना 20, यानी बी की कितनी होगी? 20। बी की आयु ए की आयु से 2 गुनी, तो ए की 10 मानी तो बी की 20 होगी। अब यहाँ देखिए परंतु, मैंने एक दिन आपको एक बात बताई थी कि परंतु, और, तथा, अथवा, किंतु अगर ऐसे शब्द कहीं कथन में आते हैं तो आगे का जो स्टेटमेंट होता है उसका सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, और यदि यहाँ पे जो आ जाए तब इसका सब्जेक्ट होगा सेकंड पर्सन। ठीक है। इसने कहा एफ की आयु से आधी। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, बी की आयु ए की आयु से तो दुगुनी है परंतु एफ की आयु से आधी है। जो बी की आयु है वो एफ की आयु से आधी है। तो एक बात बताइए, 20 किसका आधा है? 40 का। तो इसका मतलब एफ की आयु कितनी थी? 40 थी। बी इसका आधा था, कितना? 20 हो गया। बी ए का दुगुना था, तो 10 का दुगुना 20। आगे चलिए, सी की आयु ए की आयु से आधी। जो सी था उसकी जो आयु थी वो ए की आयु से भी आधी थी, तो ए की 10 है तो सी की आयु कितनी होगी? 5। परंतु डी की आयु से दुगुनी। ये जो सी की आयु थी वो किसकी आयु से दुगुनी थी? डी की आयु से 2 गुनी थी। डी की आयु से कितनी थी? 2 गुनी थी। किसकी आयु? सी की। तो सी की तो 5 है, तो 5 किसका दुगुना होता है?
2.5 का दुगुना होता है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए, शुरुआत में मैंने ए माना, ए की आयु 10 थी, बी की डबल थी तो कितनी हो गई, 20 हो गई। अब इसने कहा कि बी की जो आयु वो एफ से आधी थी, तो 20 किसका आधा है, 40 का। सी की जो आयु थी वो ए से आधी थी तो कितनी, 5। सी की आयु वो डी से दुगुनी थी तो 5 किसका दुगुना, 2.5 का हो गया, 2.5 का। लास्ट में इसने पूछा तो इसमें सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, एफ जिसकी एज है 40, और सबसे छोटा कौन है, डी जिसकी एज कितनी है, 2.5। आगे बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में ऊपर 5 संख्या लिखी हुई है, 519, 378, 436, 624 और 893। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ऐसा प्रश्न 90% केस में बैंक की एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक की एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न में ज़्यादा कोई हार्ड बात है नहीं, सिर्फ अगले ने आपको जो बात बोली है उस बात के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एक ऐसी सीरीज देगा तो उससे रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए, आप बैंकिंग क्षेत्र में अगर एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है, टाइम की। क्वेश्चन ईजी होता है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम किसकी होती है, टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। टाइमिंग के वजह से आप जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात है नहीं, अगले ने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले व तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, यानी आपको जो संख्याएं दी गई है उसके पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दो। परस्पर बदलने का मतलब पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से। काम स्टार्ट कर दो। 9 आ गया, 1 आ गया, 5, ये 9 यहाँ आ गया, 5, 378 था, 873 हो गया, 634 था, 436 था, वो 634 हो गया, 624 था, वो 426 हो गया, 893 जो था वो 398 हो गया। फिर इसने क्या पूछा कि ऐसा परिवर्तन करने के पश्चात दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या नहीं, दूसरी सबसे छोटी संख्या। तो पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 398, लेकिन अगले ने अपने को पूछा है दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे अपना आंसर माना जाएगा 426। आगे चलो, इसी क्वेश्चन में चलते हैं। संख्या वही है, सिर्फ अगले ने क्वेश्चन की क्या चेंज कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी। अगले ने क्या कहा, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 घटाया जाए, दूसरे अंक में 1 जोड़ा जाए। तो इसका पहला अंक 5 था, 1 घटाया क्या बचा, 4। दूसरा अंक था 1 जोड़ा कितना हुआ, 2। तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, पहले में 1 जोड़ना है, पहले में 1 घटाना है, दूसरे में 1 जोड़ना है। 3 से 1 घटाया 2, 7 में 1 जोड़ा 8, 4 से 1 घटाया 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 6 से 1 घटाया 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 8 से 1 घटाया 7। अब एक बात देखिए, 9 में अंक क्या है, 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, पीछे क्या आ जाएगा, 3। यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अपने को तो अंक में जोड़ना है, अब 9 एक अंक है तो उसमें 1 जोड़ोगे तो संख्या बन जाएगी क्या, 10 बनेगी, तो मेरे को 10 लिखना पड़ेगा। अब इसने क्या कहा, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी तो ये थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी, तो पहली सबसे बड़ी तो वो थी और दूसरी सबसे बड़ी ये थी, और इसका कौन सा अंक, तीसरा अंक, यानी आंसर क्या देंगे, 4। आगे बात समझ में। इससे अगला क्वेश्चन ये आया कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले व दूसरे अंक को बदल दिया जाए, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को चेंज करें, तो देखो 159, क्योंकि ये पहले पे आ गया और पहला दूसरे पे चला गया, 738, 346, 264, 983। ऐसा परिवर्तन करने के बाद एग्जामिनर ने अपने को पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर है कि 983 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या करता है, निम्नलिखित में से पूछ लेता है, तो वो क्या करेगा, कई बार ये पहली संख्या काट भी सकता है, ये 4 ऑप्शन दे सकता है, तो वहाँ पे घबराने की अपने को जरूरत है नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। आज जितना मैटर पढ़ाया है, आज यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट का जो टॉपिक है उसमें टाइप लगभग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद भी अपन रैंकिंग टेस्ट की एक क्लास और करेंगे जिसमें ओनली प्रैक्टिस चलेगी,
और प्रैक्टिस के दौरान आपको जितने भी टाइप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी टाइप अपन ने पढ़ी है सबके एक एक दो क्वेश्चन फिर से सोल्व करवाएंगे ताकि आपका इस टॉपिक का पुनः रिवीजन हो जाए। अगर मैटर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।